डोमेन, इसके बाद आता है अफेक्टिव डोमेन। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो समझते सबसे पहले कि अफेक्टिव डोमेन ये क्या चीज़ है कि भावनात्मक प्रभावी क्षेत्र इसको हम बोलते हैं। अगर सरल भाषा में यानी कि इजी लैंग्वेज में इसको समझा जाए तो यह उस दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड, भावनाओं यानी कि फीलिंग्स और मूल्यों, वैल्यू से जुड़ा होता है जो छात्र को सीखने के दौरान मतलब छात्र उस चीज़ को अपनाता है। इसमें भी कुछ एक तरीके से बहुत सारी स्टेजेज होती हैं। यानी मतलब होता है पढ़ाई सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल और व्यवहार से भी जुड़ी होती है। ये बात फैक्ट है। कितना भी आप पढ़ रहे हो, जब तक आपका दिल नहीं लगेगा किसी चीज़ में, कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक उसे अच्छे से आप करोगे नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताया गया। अब हम इसकी स्टेज को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिसीविंग। तो रिसीविंग का मतलब होता है प्राप्त करना या ध्यान देना। मतलब सीखने की चीज़ को ध्यान से क्या करना है, ग्रहण करना। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो क्लास में बैठा है, तो चुपचाप क्या करेगा, शिक्षक की बात को सुनेगा, फिर ध्यान से उसके नोट्स बनाएगा है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेज है इसका रिस्पॉन्डिंग यानी कि प्रतिक्रिया देना। तो प्रतिक्रिया में क्या होता है, जो भी मतलब टीचर की बातों को स्टूडेंट ने सुना, उसके बाद उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा। जो सुना या सीखा उस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देगा। यानी कि शिक्षक का अगर मान लीजिए प्रश्न सुनकर उत्तर देगा कि नहीं। मान लीजिए टीचर ने पूछा कि गुड मॉर्निंग टीचर, तो बोलकर कुछ जवाब देना, मतलब कुछ भी अगर टीचर पूछता है तो उसका वो जवाब देना। तो पहले रिसीव करेगा, देन इसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा। इसके बाद आता है वैल्यूइंग। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या करना होता है, मूल्यांकन करना यानी कि महत्व देना। कितना इंपॉर्टेंस आप उस चीज़ को दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो आप। सीखी हुई चीज़ को महत्वपूर्ण मानना और उसे अपनाना कि आज हमने ये चीज़ सीखी और ये मतलब काम की है या कैसे भी है, उसको बहुत अच्छे से अपनाना। भाई ये तो बहुत काम की चीज़ है, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट साफ सफाई क्या है, ज़रूरी समझकर हम क्या करेंगे, रोज़ डस्टबिन में क्या डालेंगे, कचरा डालेंगे। और समय पर आना, ये भी चीज़ है। अनुशासन को मूल्य देना। तो कोई चीज़ अगर हमारे लिए अच्छी है, तो सीखी हुई चीज़ें अगर वो हमें इम्पोर्टेंट लगती है तो हम क्या करेंगे, उसको अपनाते हैं। ठीक है, चलिए ये तीसरा हो गया वैल्यू देना। अब आपका फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन करना। तो इसमें क्या होता है, व्यवस्थित करना एक तरीके से। तो सबसे पहले अपने मूल्यों और दृष्टिकोण को संगठित करके जीवन में ढालना। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल बतौर आप देख सकते हैं कि समय प्रबंधन करना यानी कि पढ़ाई, खेल और आराम का क्या करना, संतुलन बनाना। क्या बनाना, संतुलन। जैसे आप कितना टाइम पढ़ रहे हो उसी हिसाब से खेल के लिए भी मैनेज करो। तो ये क्या है, और आराम, रेस्ट भी करो। तो यह तय करना कि पढ़ाई पहले होगी या उसके बाद होगी, टीवी देखना है, जो भी करना है। तो ये किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में। किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन करना। चलिए इसके बाद आता है चलिए इसके बाद है फिफ्थ है करेक्टराइजेशन यानी कि व्यवहार में उतारना। लक्षण वर्णन बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, लक्षण वर्णन। ठीक है, सीखे हुए मूल्य अब आपके चरित्र और जीवन का हिस्सा बन जाए। उदाहरण के बतौर आप समझ सकते हो, हमेशा सच बोलना, क्योंकि ये आपके जीवन का नियम बन गया है। मतलब इसी चीज़ को आप अपना रहे हो। दूसरों की मदद करना आपकी आदत बन चुकी है। तो ये सब किस में आ रहा है, आपका करेक्टराइजेशन, आपके लक्षणों में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब सीखे हुए मूल्य आपके जो चरित्र में क्या होंगे, दिखेंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं आप। हाँ, ये बता ही दिया मैंने आपको एग्जाम्पल, हमेशा सच बोलना आपके जीवन का नियम बन जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम सारी स्टेज हैं इनको एक एक करके बाय द वे फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कोई भी बच्चा क्या करेगा, रिसीव करेगा, ध्यान देगा, टीचर की बात को अच्छे से सुनेगा। देन इसके बाद वो रिस्पॉन्ड देगा, प्रतिक्रिया देगा। इसके बाद वो वैल्यू देगा उस चीज़ को कि हमारे टीचर ने ये चीज़ सिखाई है, भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको वैल्यू इंपॉर्टेंस देगा। देन इसको व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन कि मान ली व्यवस्थित का मतलब क्या है, कोई चीज़ डिसिप्लिन या टाइम टेबल के बतौर कि व्यवस्थित करना है कि हमें ये खेलना है, अब ये पढ़ना है, अब ऐसा करना है कि वैसा करना है। इसके बाद करेक्टराइजेशन, तो जो चीज़ उसने सीखी वो अपने मतलब करेक्टर में उसको उतारना।
मान लीजिए बच्चों ने, टीचर ने सिखाया कि भाई बच्चों आपको ईमानदार रहना है ज़िंदगी भर लाइफ में कुछ, तो आपको ऐसा एग्जाम्पल सेटअप करना है, वो अपने व्यवहार में उतारना है कि किसी की मान लीजिए आपको कोई कीमती वस्तु मिली तो उसको दोबारा से जिसकी है उसको वापस करना, तो ये किस में आएगा, आपके करेक्टर में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किस में होती हैं, अफेक्टिव डोमेन में। किस में, अफेक्टिव डोमेन में, यानी कि व्यवहार में आपको एक तरीके से। चलिए इसके कुछ हम करते हैं MCQ क्वेश्चंस। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षा के संबंधी संवेदनशील विषय पर बोल रहे हैं। एक विद्यार्थी चुपचाप बैठकर ध्यान से सुनता है, आंखें शिक्षक पर रखता है पर किसी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता। यह व्यवहार किस स्तर को दर्शाता है, किस लेवल में आएगा ये व्यवहार। यानी कि वो शिक्षक जो है समझा रहा है, किसी विषय पे बोल रहा है, विद्यार्थी चुपचाप बैठकर उस चीज़ को सुनता है और आंखें शिक्षक पर रखता है, तो ये क्या कर रहा है, वो एक तरीके से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। भाई क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। रिसीविंग का मतलब क्या होता है, सीखने के प्रति ध्यान देना, जानकारी को ग्रहण करना, यह सबसे प्रारंभिक स्तर है। और विद्यार्थी केवल सुनकर या ध्यान देकर ही सामग्री स्वीकार कर रहा है और सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक छात्र प्रश्न पूछने के बाद शिक्षक के नोट्स पर टिप्पणी करता है और कई प्रश्न पूछकर चर्चा में भाग लेता है। यह व्यवहार किस स्तर के अंतर्गत आता है, यानी कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो किस में आएगा, रिस्पॉन्डिंग में। किस में आएगा, रिस्पॉन्डिंग में। यानी कि व्याख्या क्या है इसकी भाई, रिस्पॉन्डिंग का अर्थ है ग्रहण की गई सामग्री पर सक्रिय प्रतिक्रिया देना। प्रश्न पूछना, उत्तर देना, चर्चा में भाग लेना। यहाँ छात्र सुनने के बाद सक्रिय रूप से संलिप्त हो रहा है। रिसीविंग केवल सुनना ध्यान है पर सक्रिय प्रतिक्रिया नहीं होता। और वैल्यूइंग को तो पता है, वैल्यू देना, जब उस विषय को महत्व देकर व्यवहार में दिखाए। केवल चर्चा में भाग लेना अभी तक। इसके बाद करेक्टराइजेशन तो होता है, अपने करेक्टर में उस चीज़ को उतारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है, एक विद्यार्थी ने साफ सफाई को महत्वपूर्ण माना और रोज स्कूल आते समय अपने साथ छोटा डस्टबिन लाना शुरू कर दिया। तो घर पर भी परिवार को साफ सफाई के नियम अपनाने के बारे में समझाता है। यह व्यवहार किस स्तर का उदाहरण है, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक तरीके से उस चीज को अपने अंदर डाल रहा है ना, क्या कर रहा है, अपने अंदर डाल रहा है एक तरीके से। तो इसमें एक तरीके से उसने एक वो बना लिया, नियम बना लिया। तो इसे हम किस में रखेंगे, रिसीविंग में तो रखें नहीं, रिस्पॉन्ड, वैल्यू या ऑर्गेनाइजेशन, किस में रखेंगे उसे हम, बताइए। तो ये किस चीज़ में रखेंगे आप, यानी कि वो डस्टबिन लाना उसने शुरू कर दिया, घर पर भी परिवार को साफ सफाई के नियम भी बताए उसने, तो ये किस लेवल में आएगा आपका, रिसीविंग, ये तो हो नहीं सकता। और आपका रिस्पॉन्डिंग, ये भी नहीं। वैल्यूइंग यानी कि मूल्यांकन में ही आया, क्योंकि वो इस चीज़ को वैल्यू दे रहा है और वैल्यू दे रहा है, उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा ढाल भी रहा है, तो ये किस में रखेंगे उसे, वैल्यू, यानी कि मूल्यांकन में इस चीज़ को रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये व्याख्या भी दे रखी है इसकी, यानी कि वैल्यूइंग का अर्थ है किसी चीज़ को महत्व देना, उसके अनुसार व्यवहार करना। या छात्र ने साफ सफाई को महत्व दिया, अपने व्यवहार में लागू किया। यह स्पष्ट रूप से मूल्य स्वीकारना, उसका पालन दिखाता है। यदि छात्र ने केवल एक बार सहायता की होती तो वह रिस्पॉन्डिंग हो सकता था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन तब माना जाएगा जब वह इसमें आगे चलकर स्पष्ट प्रणाली बनाए, जैसे हर कक्षा के लिए साफ सफाई रोटेशन बनाना, टीम बनाकर जिम्मेदारी बांटना। इस उदाहरण में छात्र व्यक्तिगत मूल्य दर्शा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी। चलिए नेक्स्ट, एक विद्यार्थी ने स्कूल में साफ सफाई क्लब बनाया, सदस्यों के रोल तय किए, साप्ताहिक शेड्यूल, निगरानी की रूपरेखा बनाई ताकि सफाई नियमित रूप से हो। यह किस स्तर को दर्शाता है, अभी हमने पढ़ा था भाई, वैल्यू तो हमने अभी पढ़ाई कि वैल्यू तो जब होती है कि उसको मतलब ठीक ठाक से करना, अपनाना। अब ये उसने क्या कर दिया, बाकायदा एक तरीके से टाइम टेबल बना दिया, तो इसे बोलेंगे संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे, ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है विभिन्न मूल्यों और दृष्टिकोणों को व्यवस्थित करना और उन्हें
व्यवहारिक प्राथमिकताओं नीतियों में बदलना। यहाँ विद्यार्थी ने केवल साफ सफाई को महत्व नहीं दिया, उसने उस संगठित रूप किया, क्लब बनाया, नियम बनाए, शेड्यूल बनाए। यह स्पष्ट रूप से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। वैल्यूइंग, और वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत निहित मूल्यों को दर्शाता है। पर क्लब बनाकर ये तो प्रणाली बना रहा है, पूरी अच्छी तरीके से कर रहा है उस चीज को, तो किस में रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में नकल करने से इनकार कर दिया और हर बार अपने फैसले की वजह से क्लासमेट को बताकर उन्हें भी प्रेरित किया उसने, तो यह व्यवहार किस स्तर को दर्शाता है। यानी कि भाई उसने अपने करेक्टर में इस चीज को ढाल लिया और करेक्टर अपना शो अप कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, करेक्टराइजेशन यानी कि लक्षण वर्णन। ठीक है। चलिए इसकी भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। करेक्टराइजेशन अर्थात मूल्य और दृष्टिकोण इतने स्थायी रूप से व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा बन जाए और वे उसकी नियमित आदत या चरित्र बन जाए। यह विद्यार्थी न केवल नकल नहीं कर रहा बल्कि लगातार अपने सिद्धांत के अनुसार चलता है और दूसरों को भी क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है वो, और यह दिखाता है कि ईमानदारी उसके चरित्र का एक क्या बन चुकी है, हिस्सा बन चुकी है। ठीक है। तो वैल्यूइंग का महत्व देना होता है, पर करेक्टराइजेशन का मतलब होता है स्थायी पहचान बनाना। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी अगला क्वेश्चन है, किसी मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट तकनीकी के सीधे तौर पर रिसीविंग यानी कि प्राप्त करना, फिर उसका बेस्ट सर्वश्रेष्ठ निरीक्षण बेस्ट ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए, सॉरी, सबसे पहले है स्व रिपोर्ट दृष्टिकोण प्रश्नावली यानी कि सेल्फ रिपोर्ट एटीट्यूड क्वेश्चनरीज बनाना। इसके बाद क्या है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर अटेंशन, कक्षा में ध्यान और ध्यान देने वाले का अवलोकन करना। पोर्टफोलियो यानी कि मूल्यांकन करना असाइनमेंट का, या स्टूडेंट लॉन्ग टर्म बिहेवियर रिकॉर्ड रखना। तो ये किस में आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास ऑब्जर्वेशन में। ठीक है। क्लास ऑब्जर्वेशन फॉर अटेंशन, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो इसका मीन्स क्या है, यानी कि रिसीविंग का मुख्य संकेत है कि विद्यार्थी, रिसीविंग का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थी कितनी सावधानी से सुन रहा है या ग्रहण कर रहा है। यह सीधे कक्षा में अवलोकन से नापा जा सकता है। भाई कैसे नापोगे इस चीज़ को, बच्चा कितना अच्छे से उस चीज़ को रिसीव कर रहा है। पहला, आप आई कांटेक्ट देखोगे। ठीक है। देखोगे नहीं, हाँ भाई आपको वो बच्चा अटेंशन ले रहा है कि नहीं, नोट लेना देखेंगे आप, ध्यान केंद्रित भी करोगे ये कि उसका है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिसीविंग को यूँ तो बताएंगी। चलिए इसके बाद है सेल्फ रिपोर्ट मूल्यांकन धारणा पर निर्भर, हाँ ये तो सीखा है, सॉरी, बताता है कि विद्यार्थी क्या बताता है व्यवहार नहीं का। पोर्टफोलियो, ये एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो रिसीविंग का मुख्य संकेत है कि विद्यार्थी कितनी, ये तो हो गया। चलिए सेल्फ रिपोर्ट यानी कि मूल्यांकन धारणा पर निर्भर है, यह बताता है कि विद्यार्थी क्या बताता है पर व्यवहार नहीं दिखाता, तो सेल्फ रिपोर्ट इसी में आएगी। ठीक है। तीसरा, पोर्टफोलियो और लंबी अवधि का रिकॉर्ड अधिकतर हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन या करेक्टराइजेशन के संकेत देते हैं, अगर रिकॉर्ड रख रहे हो तो किसी का। ठीक है। तो जब व्यवहार समय के साथ बदलता है, इसलिए ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। चलिए इसके दो ऑप्शन देखते हैं, कौन सा है इसका उच्चतम स्तर। पहला है, तो पहला ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक की बात शांतिपूर्वक से सुनना यानी कि रिसीव करना। अच्छा, और दूसरा है समूह गतिविधि में हिस्सा लेकर समय समय पर प्रतिक्रिया देना, है तो रिस्पॉन्ड हो गया। किसी विचार को जीवन का मार्गदर्शन मानकर उसके अनुसार लगातार कार्य करना, तो ये क्या हो गया, करेक्टराइजेशन। तो इसका होगा यही सी वाला, किसी विचार को जीवन का मार्गदर्शन मानकर उसके अनुसार क्या करना, लगातार कार्य करना, तो यही करेक्टर हो गया आपका। ठीक है, करेक्ट। चलिए इसको भी और थोड़ा एक्सप्लेन में समझ लेते हैं कि करेक्टराइजेशन सबसे उच्च स्तर है जहां मूल्य और दृष्टिकोण व्यक्ति के चरित्र व्यवहार का नियमित भाग बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्तर कौन सा हुआ, क्योंकि ये उसका एक पार्ट बन गया उसकी लाइफ का, तो करेक्टराइजेशन। तो विकल्प सी में ये स्पष्ट है कि विचार जीवन का मार्गदर्शन बन चुका है और यह क्या है, करेक्टराइजेशन। ठीक है।
तो ये जो अन्य दिए लोअर और इंटरमीडिएट स्तर है, सबसे निचला, मध्य, बाकी सब वैल्यू देना। तो सबसे उच्चतम स्तर कौन सा रहेगा? करेक्टराइजेशन। चलिए, अफेक्टिव डोमेन के सही विकास क्रम लोएस्ट टू हाईएस्ट को चुनिए। तो पहला क्या था भाई? रिसीविंग, इसके बाद क्या करोगे? रिस्पॉन्डिंग, इसके बाद वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर आपका करेक्टराइजेशन। तो सबसे उच्चतम स्तर यही तो था, करेक्टराइजेशन। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए, तो इस तरीके से ये आपका एक प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म हो गया। तो आशा है आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले मिले। और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। और ये जितने भी MCQ हैं, सच बता रहा हूँ विद एग्जांपल, ये हैं फिजिकल एजुकेशन में आते हैं, ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इसके बाद साइकोमोटर भी बताऊँगा। तो आपको कहीं नहीं मिल सकते बुक में, और विद MCQ कहीं नहीं मिल सकते, मैं गारंटेड बता रहा हूँ। किसी राइटर की बुक आप उठा लीजिए, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, प्लीज़ अगर किसी को भी नोट्स वगैरह चाहिए हों PDF में, तो प्लीज़ मुझे, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक, मैं अपना नंबर छोड़ दूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।